हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और देखिए, इससे पहले जो हमने क्लास करी थी साइंस की, उसमें मैंने प्रोटीन पढ़ाने की कोशिश करी थी। लेकिन क्या हुआ था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से उसमें क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी। और आज फिर से मैं दोबारा से ही शुरू करता हूँ प्रोटीन को। ये क्लास में फिर से दोबारा से पढ़ाऊँगा आपको, फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। ये पूरी क्लास चलेगी आज। उस दिन थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से फिर मैंने वो उतनी ही डाल दी थी जितना रिकॉर्ड हो पाई थी। आइए आगे देखते हैं, इसमें प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन, पिछली क्लास में हमने प्रोटीन से पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनको हमने दोनों को पढ़ लिया है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट हमने दोनों को पढ़ लिया है। तीसरा जो आपका फूड न्यूट्रिएंट है वो है आपका प्रोटीन। तो फूड न्यूट्रिएंट में क्या आते हैं, जैसे जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, उसमें क्या है, ग्लूकोज है, फैट है और आपका प्रोटीन है। ग्लूकोज किसके रूप में है, आपका कार्ब के रूप में। अर्थात जो कार्ब है या कार्बोहाइड्रेट है वो आपका किस में टूटता है, ग्लूकोज के रूप में पाचन होता है उसका। फैट का फैटी एसिड के रूप में पाचन होता है। और फिर आपका जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड के रूप में टूटता है और बॉडी को एनर्जी देता है। तो आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। देखिए प्रोटीन, ये क्या लिखा हुआ है, चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी कि एमिनो एसिड्स की जो चैन होती हैं उन्हें प्रोटीन कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 50 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का सब्सटेंस बनाते हैं। ये प्रोटीन बनता कहाँ है, मैंने आपको बताया था कि डीएनए से कहाँ जाएगा, आरएनए पे। आरएनए कैसा, पहला क्या आरएनए होगा, देखिए ये जो आरएनए पहले मैसेंजर आरएनए होगा, फिर मैसेंजर के बाद ट्रांसफर आरएनए होगा। जो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, और ये भी आरएनए ही है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और फिर इसके बाद आता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। अब आपका जो राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या है कि ये राइबोसोम पे पाया जाता है। ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये प्रोटीन को, यानी कि एमिनो एसिड को कहाँ लेके जाता है, ये लेके जाता है आरएनए पे, सिग्नल को। और सिग्नल जब आरएनए पे पहुंच जाता है, आरएनए पे, तो वहाँ पे एमिनो एसिड बनना शुरू होता है, क्योंकि सिग्नल के माध्यम से ही वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, तो ATCG, तो ये 4 बताए थे मैंने आपको। तो ये क्या है, ये है आपके सिग्नल, ये है आपके सिग्नल। और ये सिग्नल कैसे हैं, ये डीएनए भेजता है। किसके माध्यम से भेजता है, आरएनए के माध्यम से। आरएनए प्रोटीन बनाता है, डीएनए बनवाता है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में, जब मैंने आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाई। तो सेल बायोलॉजी में मैंने आपको क्या, उसमें सेल में प्रोटीन एमिनो एसिड और आपका जो डीएनए स्तर और जीन जेनेटिक्स पढ़ाया, जिसमें उसमें सारा बताया कि डीएनए कैसे आरएनए में चेंज होता है और कैसे फिर एमआरएनए के माध्यम से राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जाती है, चेन बनती है, किसकी, एमिनो एसिड्स की। तो यही एमिनो एसिड की जो चेन है ये क्या बनाती है, लास्ट में ये प्रोटीन का निर्माण करती हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसमें 4 सब्सटेंस होते हैं। जब मैंने आपको कार्ब पढ़ाया तो कार्ब में 3 बताए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसका एक फिक्स फॉर्मूला था कि इतने कार्बन के मॉलिक्यूल होने चाहिए, इतना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होने चाहिए और इतने ऑक्सीजन के होने चाहिए। उसका सूत्र क्या था, CnH2O और N, CnH2ON। तो ये जी इस फॉर्म में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, C6H12O6, C6H12O6, यानी कि अगर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं तो H2O के भी कितने होंगे, 6। तो फिर हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 12, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो कार्बन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, बराबर होते हैं, और हाइड्रोजन के उनसे दुगने हो जाते हैं। तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, अर्थात कार्ब का एक रूप बन जाता है। लेकिन
फैट फैट का स्ट्रक्चर इससे अलग होता है। तो फैट का स्ट्रक्चर फैटी एसिड में बनता है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही सब्सटेंस पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही एमिनो एसिड की बात होती है या प्रोटीन की बात होती है तो उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाता है। तो प्रोटीन में क्या ऐड होता है? नाइट्रोजन। और प्रोटीन का मेन सब्सटेंस क्या है? नाइट्रोजन। इसलिए आप देखते हैं फसलों को भी नाइट्रोजन देना जरूरी होता है। जो आपका खाद होता है, यूरिया होता है, उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही डाला जाता है। और जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें अलग से नाइट्रोजन डाल के इसलिए ही फसल को ग्रो कराया जाता है, जिससे उसमें प्रोटीन की मात्रा या एमिनो एसिड्स की मात्रा सही रूप में बनी रहे। आपके ह्यूमन बॉडी में भी प्रोटीन जितना ज़रूरी होता है उतना लेते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, मतलब एमिनो एसिड की कमी हो जाएगी, तो जिस सब्सटेंस में नाइट्रोजन पाया जाएगा और इस कंपोजिशन में पाया जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, तो वहाँ पे एमिनो एसिड बनना शुरू हो जाता है और प्रोटीन का काम, निर्माण का काम शुरू होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन में फास्फोरस भी होता है, गंधक भी होती है, यानी कि फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, और क्या होता है? जिंक, जिसे जस्ता कहते हैं, तांबा हुई पाया जाता है। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर, गंधक, तांबा वगैरह पाया जाता है। ठीक है। तो ये फास्फोरस की वजह से बदबू आती है। देख लिए, जब कोई चीज़ जलती है इसमें प्रोटीन होता है तो उसमें बदबू आती है। वो किसकी वजह से आती है? फास्फोरस की वजह से। ठीक है। अब देखिए, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा। आगे समझिए इसको। प्रोटीन के कार्य क्या है? बॉडी में प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, इस बात को समझना है। प्रोटीन के कार्य देखिए, यह शरीर का निर्माता पोषक तत्व है। निर्माता पोषक तत्व कैसे है? क्योंकि शरीर में अंगों का निर्माण यही करता है। आपकी बॉडी 6 फुट की है, 8 फुट की है, 2 फुट की है, 4 फुट की है, सब में अधिकतम काम किसका है? प्रोटीन का। यानी कि जो डेवलपमेंट का काम है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में उपापचय और अपापचय का जो काम है वो सारा किसके माध्यम से होता है? प्रोटीन के माध्यम से। तो डेवलपमेंट, प्रसार सब किसके माध्यम से होता है? प्रोटीन के माध्यम से। इसलिए प्रोटीन जीवन का मेन सब्सटेंस माना जाता है और इसके बिना जीवन संभव नहीं होता। इसलिए इसे बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है। ये लिखा हुआ आगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिल्डिंग सब्सटेंस, यानी कि निर्माता पोषक तत्व। आगे देखिए, इसी से इम्यून सिस्टम बनता है। इम्यून सिस्टम, आपकी जो एंटीबॉडी होती है इम्यून सिस्टम बनाती है। तो एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन्स है। तो इसी से इम्यून सिस्टम बनता है, इसी से एंटीबॉडी, हाँ ये रहा, तो इसी से क्या बनता है? एंटीबॉडी का विकास होता है। जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी का मतलब बॉडी के अंदर इस तरीके के प्रोटीन्स के सब्सटेंस होते हैं कुछ, जो बाहर से आने वाली चीज़ों के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, जिन्हें जो एंटीजन से लड़ते हैं। जो किससे लड़ते हैं? एंटीजन से। एंटीजन क्या है? जो बाहर से एंटर होता है उसे एंटीजन कहते हैं, और जो बॉडी में अंदर है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है। इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतता है? एंटीबॉडी। तो शरीर बच जाता है। एंटीबॉडी हार जाती है तो शरीर समाप्त हो जाता है, फिर वो चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है। हार्मोन और एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। हार्मोन और एंजाइम, देखिए हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन ये कुछ फैट भी होते हैं, लेकिन एंजाइम आपको प्रोटीन ही मिलेगा। जहाँ भी एंजाइम होगा वो प्रोटीन का ही बनता है। लेकिन हार्मोन, कुछ हार्मोन फैट के होते हैं, लेकिन अधिकतर हार्मोन इसके ही होते हैं, प्रोटीन के। ठीक है। जिसमें हार्मोन जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और एंजाइम जैविक प्रक्रिया को शुरू करता है। एंजाइम का क्या काम है? जैविक क्रिया जो होती है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो चलता है उसे शुरू करता है। और ये क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? जैसे डीएनए है, जीन है, तो ये सब क्या है? जेनेटिक मटेरियल सब क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। भोजन व फैट की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। भोजन और फैट की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर फैट का पाचन होता है और फिर प्रोटीन का पाचन होता है। इसलिए जब लंबा उपवास चलता है तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन पाचन क्रिया का अंग बनने लगता है, क्योंकि शरीर के सभी अंग प्रोटीन के बने हैं, इसलिए शरीर अपने अंगों को ही समाप्त करने लगता है। इसे ऐसे समझिए, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जब कोई व्यक्ति लंबा उपवास रखता है या खाना खाना छोड़ देता है, तो देखिए आपने ओरली खाना खाना छोड़ दिया, ठीक है, आप बाहर से नहीं ले रहे, लेकिन बॉडी को तो जीना है। जब तक
उसके पास उपस्थित फूड रहेगा तब तक वो जीती रहेगी। कैसे? आपको ब्रेन से मैसेज आता है कि भूख लगी है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो स्टमक है उसमें धीरे 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 जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है, तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आपको ऐसे लगता है जैसे पेट में धुक धुक सी होती रहती है। उसका मतलब क्या है, अब आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में अब HCl की मात्रा बढ़ रही है, तो आपको ये मैसेज आता है कि आप खाना खाइए। ठीक है, ये मैसेज आता कहाँ से? ये सेल से आता है, क्योंकि सेल में जब एनर्जी कम हो जाती है तो सेल मैसेज भेजती है ब्रेन को नर्वस सिस्टम के माध्यम से, और वो बताती है कि एनर्जी कम हो गई है। तो इसलिए फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन किसके पास, स्टमक के पास मैसेज करता है कि चलिए जल्दी से अपना काम शुरू करिए। तो स्टमक क्या करता है, जल्दी से HCl का सिक्रीशन शुरू कर देता है। तो फिर मैसेज आता है किसको, फिर से ब्रेन को, कि ठीक है हमने भूख का मैसेज ट्रांसफर कर दिया है, अब व्यक्ति क्या करेगा, खाना ढूंढेगा। ठीक, जब वो खा लेगा तो स्टमक में जाएगा, स्टमक में उसका पाचन होगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत तक जाके फिर रेक्टम से बाहर हो जाएगा, और उससे जो पोषक तत्व हैं फिर बॉडी को मिल जाएंगे, और फिर धीरे धीरे सेल तक चले जाएंगे, सेल पे एनर्जी चली जाएगी। तो सेल फिर से मैसेज भेजेगी कि अब एनर्जी की पूर्ति होने लगी है, तो वो वहाँ से मैसेज भेजता है कि अब ठीक है, अब आप अमीनो इसका HCl का सिक्रीशन बंद कर दीजिए। इसलिए फिर सिक्रीशन बंद हो जाता है और आपकी भूख मिट जाती है। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। अब कभी ऐसा होता है कि आपने खाना नहीं खाया, तो जब खाना नहीं खाएंगे तो उसके पीछे का एक मैकेनिज्म काम करता है कि आप कभी खाना ज़्यादा खाते हैं, कभी ज़्यादा कम खाते हैं। जैसे मान लीजिए शादी में चले गए, स्वादिष्ट खाना बनाया आपने, बहुत ज़्यादा खाना ले लिया, यानी कि आपको ज़रूरत है डेली 1000 कैलोरी की, और आपने खाना स्वाद स्वाद में 3000 कैलोरी कर लिया। अब वो 2000 कैलोरी आपके लीवर के आसपास एनर्जी के रूप में जमा रहेगा। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीवर अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में रख लेता है, उसी को तो ग्लूकोज का भंडार कहते हैं। तो अब आपने खाना नहीं खाया, वहाँ से फिर मैसेज गया, तो मैसेज क्या, स्टमक में HCl शुरू कर दिया सिक्रीशन करना। वो कहेगा लीवर खाना तो आ ही नहीं रहा, तो लीवर को फिर मैसेज आएगा कि आप खाना नहीं आ रहा, तो इनका जो फैट है, यानी कि इनका ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़िए। तो ग्लाइकोजन को लीवर तोड़ना शुरू कर देगा, और उसे किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज में बदल के वो एनर्जी के रूप में डेवलप हो जाता है, और बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, फिर भूख मिट जाती है। जब आप खाना नहीं खाते, जैसे मान लिया आपका 10 बजे का खाना खाने का टाइम है, आपने 10 बजे खाना नहीं खाया, तो आपको भूख लगेगी 10 बजे, फिर वो 11 बजे तक लगेगी। 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद भूख लगनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो फैट था, जो ग्लाइकोजन था, वो लीवर ने तोड़ लिया है, अब उसको एनर्जी मिल गई। आप खाना खाओ या मत खाओ, खाओगे तो एक्स्ट्रा फूड के रूप में रखा जाएगा, नहीं खाओगे तो कोई समस्या नहीं है, अब शरीर को खाना मिल गया है। तो जब कोई व्यक्ति लंबा उपवास रखता है तो 1-2 दिन के लिए वो क्या करता है, जो स्टमक में, लीवर के पास में जो फैट जमा है ग्लाइकोजन के रूप में, वो ग्लूकोज में बदल के चलता रहता है। तो 2-3-4 दिन तक वो काम कर जाता है। ठीक है, अब वो 4 दिन बाद भी खाना नहीं खा रहा, तो ये कहेगा भाई ये तो खाना ही नहीं खा रहा, तो कहेगा इसके बॉडी से फैट निकालिए। तो लीवर क्या करेगा, फैट को पचाना शुरू कर देगा, तो फैट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बॉडी से, तो बॉडी हल्की होनी शुरू हो जाएगी, और फैट सारा पाचन क्रिया में यूज हो जाएगा। अब फैट का भी ग्लूकोज बन रहा है, अब फैट भी खत्म हो गया 2 दिन के बाद, अब फैट भी नहीं बचा, खाना फिर भी नहीं खा रहे, तो खाना फिर भी नहीं खाओगे तो फिर प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाएगा। यही तो बात कही गई है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की अनुपस्थिति में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, और यही प्रोटीन का पाचन क्या करता है, आपके अंग डैमेज होने लगते हैं। अर्थात अंग किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। तो प्रोटीन को जब बॉडी खाने लगेगी अपने आप को ही, तो आपका जो यूरिन होता है उसमें कीटोन बढ़ जाते हैं, ये एक प्रोटीन का सब्सटेंस होता है। इसलिए जब लंबा उपवास रखते हैं तो कीटोन की जांच की जाती है कि यूरिन में कितना कीटोन है। अगर कीटोन बढ़ रहा है तो व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल ले जाकर ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, और जब ग्लूकोज चलती है तो एनर्जी किसके रूप में मिलने लगी, ग्लूकोज के रूप में। अब वो प्रोटीन का पाचन बंद कर देगा और ग्लूकोज लेना शुरू कर देता है। यह मैकेनिज्म के रूप में काम करता है बॉडी में। इसलिए लंबे उपवासों में प्रोटीन भी एनर्जी के रूप में काम करता है। ठीक है, अर्थात बॉडी अपने आप को ही खाने लगती है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है, ये प्रोटीन के कार्य हैं। ठीक, अब देखो शरीर में तब तक इसको पचाया जाता है, शरीर में इसको तब तक पचाया जाता है जब तक यह अमीनो एसिड में न टूट जाए। मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन किस में टूटता है, प्रोटीन किस में टूटता है,
एमिनो एसिड में। प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड में टूट जाता है प्रोटीन। प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है जो जलने पर बदबू पैदा करता है। हाँ, ये बात मैंने भी बताई था आपको स्टार्टिंग में कि इसमें क्या पाया जाता है? सल्फर और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो सल्फर की वजह से इसमें क्या क्या होता है? बदबू होने लगती है। ठीक है। हड्डी में ओसिन प्रोटीन यानी कोलेजन, आपने देखा होगा कोलेजन प्रोटीन खाते हैं लोग, क्योंकि कोलेजन हड्डियों का एक मेन सब्सटेंस होता है जो हड्डियों में मैट्रिक्स बना होता है मैग्नीशियम का और फास्फोरस का। देखिए ये आपकी ये ऐसे हड्डियों में मैट्रिक्स बना रहता है, ये मैट्रिक्स है हड्डी का, ये हड्डियों का मैट्रिक्स है। ये इसमें मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये फास्फोरस है, ठीक। और इसके बीच में ये कैल्शियम भरा रहता है, ये इसमें कैल्शियम भरा रहता है, इसमें कैल्शियम भरा रहता है, ठीक। तो ये जो कैल्शियम की आपूर्ति करने का काम जो करता है ये किस प्रोटीन के रूप में होता है? ओसिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन के रूप में, ठीक। तो हड्डियों को ये मजबूत करने का काम करता है और साथ ही ये हाइलुरोनिक एसिड बनाता है। हाइलुरोनिक एसिड भी एक किस टाइप का प्रोटीन है? वो बॉडी में जो आपका वाटर है उसे उसको रोकने का काम करता है। तो आपके बॉडी में अंगों में वाटर की पूर्ति हो जाएगी तो धीरे धीरे आपकी स्किन को साफ करने लगता है, ठीक है, और आपके जितने भी डेड सेल होते हैं सबको बाहर कर देता है, ठीक। तो ये ओशिन के नाम से जाना जाता है, बाहर ये कोलेजन के नाम से बिकता है, ठीक है। इसे ऐसे समझिए, मसल में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, बालों में और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है। क्रोमोजोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन। क्रोमोजोम क्या है? ये भाई जीन के ऊपर डीएनए के ऊपर क्रोमोजोम किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में। तो ऐसे ही न्यूक्लियस में फिर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में डीएनए है, डीएनए में जीन है। तो वही क्रोमोजोम जो है आपका, उसमें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। एग में कौन सा प्रोटीन मिलता है? ग्लोबुलिन। और इस सिल्क में जो आपका सिल्क होता है, कपड़ा जो होता है सिल्क का, फाइब्रोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। फाइब्रोन मतलब फाइबर से बना है, तो फाइब्रोन प्रोटीन उसका नाम रख दिया गया। वैसे जीव से मिलता है ये, ठीक है। सिल्क का जीव होता है जो सहतूत के पेड़ पर मिलता है, ठीक। ये हुआ। अब इसके आगे देखिए, प्रोटीन के कार्य हो गए आपके, क्या क्या काम करते हैं आपने समझ लिए। अब समझो प्रोटीन के टाइप्स कौन कौन से हैं। प्रोटीन के जो टाइप हैं वो क्या क्या है, इन्हें देखिए। देखो, टाइप ऑफ द प्रोटीन, ये कितने प्रकार के? 7 टाइप्स हैं, 7 प्रकार के। कौन कौन सा है? एंटीबॉडी, ये क्या बनाता है? इम्यून रेस्पॉन्स देता है। जो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला क्या है? एंटीबॉडी। पहला दूसरा कुछ नहीं है, मतलब एक एंटीबॉडी है। कौन सा है? वो इम्यून सिस्टम बनाता है। आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी, ठीक है। देखिए इसे एंटीबॉडी को हम विस्तार से पढ़ेंगे जब आपको ब्लड बढ़ाएंगे, ठीक। कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। जैसे आप ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें देखना टीएलसी, तो टीएलसी में इस तरफ आएंगे आपको टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, ये सब क्या है? ये आपके एंटीबॉडीज के रूप में काम करते हैं, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपकी एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम बनाता है, एक प्रकार का प्रोटीन। दूसरा ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है? मसल्स, यानी कि मसल क्या करती है बॉडी में, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल का काम करती है। तीसरा एंजाइम जो होते हैं, जो कैटालाइज होते हैं, यानी कि जो कैटालाइज रिएक्शन का काम करते हैं, एंजाइम जो होते हैं बॉडी में, वो सब क्या है? वो प्रोटीन्स हैं। हार्मोनल प्रोटीन, हार्मोन जो होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि जो टेंडम होता है, कार्टिलेज होता है, हेयर, नेल्स, यानी कि नाखून है, बाल है। ये कार्टिलेज क्या होता है? देखो हड्डियों के बीच में जो ये जगह है यहाँ, ये कार्टिलेज की बनी होती है, इसमें ये हड्डी नहीं होती। ऐसे ही घुटनों के पास जो होती है ये कार्टिलेज होता है। ये जो ये है आपका, ये कार्टिलेज है कान की, ये हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन से बनता है, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। टेंडम भी क्या है? आपके घुटनों में या आपकी बॉडी जो हड्डियों को जोड़ने में काम आता है, वही टेंडम जो होता है वो प्रोटीन का ही है। देखो कार्टिलेज में टेंडम में थोड़ा सा अंतर है, ये टेंडम है, ठीक है, और कार्टिलेज ये कार्टिलेज है आपका, ये कान का है, आपका ये नाक वाला जो पार्ट है ऊपर का हड्डी से अलग, ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन, मिल्क,
यानी कि बॉडी में स्टोरेज के रूप में क्या है, मिल्क है, जैसे माताओं में दूध पिलाती हैं जो, उनमें। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हीमोग्लोबिन, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीम क्या है, हीम और ग्लोबुलिन, यानी कि हीम किसे कहते हैं, लोहे को, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो हीम के साथ यानी कि आयरन के साथ मिलकर जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो आयरन खिलाया जाता है। दवाई देते हैं ना, आयरन की दवाई लिखी रहती है उस पर, वो किस लिए, वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करती है। आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है ऑक्सीजन का, क्योंकि हीमोग्लोबिन में किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, O2 का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और O2 अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगी तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो यही तो हीमोग्लोबिन का काम है। तो ये कितने प्रकार का हो गया, 8 प्रकार, ये आपके 7 प्रकार के टाइप्स हो गए प्रोटीन के। अब आगे देखिए, देखिए प्रोटीन आर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था, प्रोटीन्स आर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं आपके। ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड्स EAA कहते हैं इसको, EAA। आपने देखा होगा कुछ जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग, जिम वगैरह जाते हैं, तो वो BCAA का एक सब्सटेंस खाते हैं, BCAA का मतलब क्या है, ये एक तरीके के प्रोटीन्स के एमिनो एसिड के ही टाइप होते हैं। तो इसमें क्या है, ब्रांच चैन एमिनो एसिड। ये क्या है, ब्रांच चैन एमिनो एसिड। इसमें केवल 3 एमिनो एसिड होते हैं, उनके नाम मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो लेकिन EAA का मतलब क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड। इसमें सारे ही जितने भी एसेंशियल हैं वो सब होते हैं इसमें, इसलिए उन्हें BCAA नहीं बल्कि क्या खाना चाहिए, EAA खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें सारे ही एसेंशियल होते हैं, और एसेंशियल वे हैं जो बाहर से लेने जरूरी हैं, ठीक है, जिन्हें बॉडी नहीं बनाती वो बाहर से ले जाते हैं। तो इसलिए BCAA ना लेकर क्या लेना चाहिए, EAA के रूप में। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सभी प्रोटीन यानी कि सभी एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं, फिर किसी एमिनो एसिड्स की कमी नहीं होती। तो हमारे शरीर के द्वारा जो नहीं बनाए जा सकते, EAA क्या है, जो शरीर में नहीं बनते उन्हें बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से, दालों से, अनाज से, मोटे अनाज से, खाने से, पनीर से और किसी सब्जियों से, सब इससे मिलते हैं, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल यानी कि वे शरीर जिन्हें अपने आप बनाता है, यानी कि जो सभी जितने भी हार्मोन और एंजाइम हैं वो सब नॉन एसेंशियल है, उन्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये देखिए समझिए क्या क्या है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। देखो एसेंशियल एमिनो एसिड 9 प्रकार के हैं, और नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, यानी कि 11 और 9 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं बॉडी में। तो देखो हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फेनाइलनिन और थियोरनिन और ट्राइप्रोफेन और वैलिन। देखिए एक तो वैलिन 1, ल्यूसिन 2 और आइसोल्यूसिन 3, 1 2 और 3। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशन के रूप में ज़्यादातर बाजार में बिकता है उसमें 3 होते हैं, कौन कौन से, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, क्योंकि ये मसल बिल्डिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, मसल बिल्डिंग का। ये किसका काम करेंगे, मसल बिल्डिंग का। लेकिन मसल बिल्डिंग, ये सभी मसल बिल्डिंग का काम करते हैं, ऐसा नहीं है केवल यही मसल बिल्डिंग का काम करते हैं। हाँ इनका रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हिस्टाडीन भी जरूरी है ना। हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, अभी तो बताया, क्रोमोसोम में। तो आपका जेनेटिकल मटेरियल भी अच्छा रहेगा अगर आप इसकी पूर्ति रखेंगे। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा का मतलब है जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन को बॉडी में रखेंगे तो एमिनो एसिड जो होता है वो अमोनिया में टूटता है बॉडी में, और अमोनिया एक जहरीली गैस है, ठीक है। जहरीला सब्सटेंस होने की वजह से जब वो ब्लड में मिलेगा, किडनी में छनेगा, तो आपकी किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्लड में आपको ब्रेन शॉक हो सकता है, क्योंकि अमोनिया अगर ब्रेन में चली गई
तो आपको बेहोशी ला सकती है, आपको हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकते हैं या मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन सब्सटेंस नहीं लेना चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत है। इसका पता कैसे लगता है कितना लेना चाहिए? जितना आपका बॉडी वेट है, जितना आपका बॉडी वेट है उतना ही ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे आपका बॉडी वेट 100 किलो है, तो आप 100 ग्राम प्रोटीन ले लीजिए, बहुत है। इससे ज़्यादा प्रोटीन आप नहीं ले सकते। लेकिन जीवित रहने के लिए आपको कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया, आप बहुत फैटी हैं, आपकी हाइट तो 5 ही फुट है, बॉडी वेट है 100 किलो, अब फिर भी आप प्रोटीन ले रहे हैं 100 ग्राम, वो फिर एक्स्ट्रा है, वो फालतू है। पहले आपको फैट कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपके 9 प्रकार के हैं, ये एसेंशियल हैं, ये बाहर से लिए जाते हैं, बॉडी इन्हें नहीं बनाती। इनको कहाँ से लिया जाता है? बाहर से, ठीक है। अब देखिए नॉन एसेंशियल कौन से हैं, इसके बाद आते हैं आपके नॉन एसेंशियल, जो जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है, जरूरी तो है वो भी, लेकिन उन्हें बाहर से लेना जरूरी नहीं है, उन्हें बॉडी खुद बनाती है। देखो ये कितने टाइप्स है, ये आपके 11 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। ये कौन कौन से? एलानिन, आर्जिनाइन। देखो ये बहुत अच्छा एमिनो एसिड है, आर्जिनाइन। इसमें आर्जिनाइन के भी टाइप होते हैं, एल आर्जिनाइन होता है एक, एल आर्जिनाइन। ये आपकी वेंस के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये क्या है? एस्पेरेजिन, ये भी हार्ट के लिए होता है। ये क्या है? एस्पार्टिक एसिड, दर्द वर्द के लिए है। सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन, ये भी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे लोग बाहर से लेते हैं, लेकिन बॉडी इतना बनाती है ग्लूटामाइन कि आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे ही न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, ऐसे ही आपकी मसल बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और ग्लूटामिक एसिड हो गया, ये हो गया है। ग्लिसिन, प्रोलिन, सीरीन और टायरोसिन। तो इस प्रकार से कितने टाइप हैं? 11 प्रकार के। आपको देखो इन्हें रटने की जरूरत नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं। आपसे कोई भी लिस्ट नहीं पूछेगा कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसेंशियल्स कौन होते हैं और नॉन एसेंशियल कौन होते हैं, यानी कि गैर जरूरी और जरूरी प्रोटीन्स या अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। यही एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए जो प्रोटीन से संबंधित सवाल था आपका वो हल हो गया है। इससे संबंधित थोड़ा सा एक तो फैक्ट देख लीजिए, क्या लिखा है? जीवन के अस्तित्व का आधार प्रोटीन है। जीवन के अस्तित्व का आधार प्रोटीन है। बिल्कुल आपको पता है जीवन के अस्तित्व का आधार क्या है भाई? जीन है। जीवन का आधार क्या है? जीन है, डीएनए है, शैल है। तो ये किसके बने हैं? सब प्रोटीन, इनमें मेन सब्सटेंस। तो जीवन का अस्तित्व का आधार क्या है? प्रोटीन है। दूसरा जो आपका साइटोप्लाज्म है, जो आपका साइटोप्लाज्म है वो किसका बना है? वो भी आपका अमीनो एसिड से। उसमें बॉडी में जो प्लाज्मा है उसमें साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहते हैं, वो भी तो प्रोटीन ही है सब। तो ये क्या है? जीवन का आधार है। और जीवन के विस्तार का आधार ही प्रोटीन है। विस्तार का मतलब है उसका एक्सपेंशन। जीव बना, सेल बनी, अब सेल दूसरी सेल बनाएगी, फिर से तीसरी सेल बनाएगी, उसका विभाजन होगा, फिर वो बॉडी में कन्वर्ट होगी। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये भी क्या सब किसका विस्तार है? ये भी सब प्रोटीन का ही है। जीवन की क्रियाओं का संचालन प्रोटीन है। क्रिया यानी कि एंजाइम और हार्मोन जो होते हैं वे क्रिया करते हैं, वही तो चलाते हैं। जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो सब किसके माध्यम से होता है? वो प्रोटीन के माध्यम से होता है, अमीनो एसिड के। यह जेनेटिक्स से लेकर मनुष्य के शरीर तक का कारक है। जेनेटिक्स मतलब अभी जैसे बताया आपको, जीन, डीएनए, सेल से लेकर और एक बड़े हैवी शरीर तक के लिए। हाथी जो होता है, व्हेल मछली जहाँ होती है पानी में, ये सब किसका, इनका आधार क्या है? सबका आधार प्रोटीन है। शरीर में होने वाले रोगों का कारक प्रोटीन है, दूर करने वाले उपाय भी प्रोटीन है। इसलिए शरीर प्रोटीन सभी प्रकार की गतिविधियों का कारक बनता है। यानी कि जो आपको बीमारियां होती हैं वो भी प्रोटीन है, जो आपका इलाज होता है वो भी प्रोटीन ही होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रोटीन इज द मेन सब्सटेंस फॉर द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो प्रोटीन से संबंधित जितने भी सवाल थे वो आपके हल हो गए होंगे। मैं समझता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक था प्रोटीन। हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन में मैंने आपको अलग अलग से बताया कि कार्ब क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, ठीक है। तो एक बात समझिए, छोटी सी आपको समझा देता हूँ।
जो आपकी बॉडी में सब्सटेंस होते हैं जो जो चाहिए आपको न्यूट्रिशन के रूप में, उसमें क्या क्या है देखो। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में क्या है, कार्ब है जो आपको एनर्जी देगा, फैट है और आपका प्रोटीन है। कार्ब, फैट और प्रोटीन। तो देखिए ये भी एनर्जी देता है, ये तीनों क्या देते हैं, ये तीनों देते हैं आपको एनर्जी, ये तीनों आपको एनर्जी देते हैं, ये तीनों क्या देते हैं आपको, एनर्जी देते हैं। अब देखिए ये एनर्जी सब्सटेंस है। मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका कार्ब है उसमें कितनी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है, 9 कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी मिलती है, 4.5 ग्राम। ये लगभग 4.2 है ये, लेकिन फिर भी हम इस तरह मान लेते हैं 4.5 कैलोरी। ठीक है, इतनी एनर्जी मिलती है अलग अलग। तो देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, फैट से। इसलिए सर्दियों के मौसम में फैट ज़्यादा खाए जाते हैं, और ज़रूरी भी है, जो ठंडे इलाके होते हैं उनमें फैट की मात्रा बॉडी पे रहनी चाहिए, क्योंकि ये बाहरी टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देता, और जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन है बॉडी का, उससे आपकी रक्षा करता है, अंगों की रक्षा करता है। तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आप दिन में कितना डाइटिंग करके कितने बॉडी से फैट हटा सकते हैं। देखिए 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी है, 9 कैलोरी। जैसे मान लिया आपको डेली 1000 कैलोरी से आपका काम चलता है, ठीक है, और आपकी बॉडी पे 10 केजी वजन एक्स्ट्रा है, 10 केजी वेट क्या है, एक्स्ट्रा। तो आपकी बॉडी में 10 केजी वेट एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या है, आप डेली इतना ले लेते हैं, कभी थोड़ा बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो आप खाते हैं उसमें काउंट करिए कि 10 केजी किसके रूप में है, ये फैट के रूप में है। तो 10 केजी फैट, यानी कि 10 केजी फैट से कितनी ये बनेगी, यानी कि 1 ग्राम तो 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी तो 10,000 ग्राम, तो 10,000 इंटू 9 तो कितना हो गया, 19,000 ग्राम, ठीक है, कैलोरी। तो इस कैलोरी घटाने के लिए डेली अपने इसमें से फैट को कम करते चले जाइए। कम करने का मतलब क्या है, आप ये गिन सकते हैं कि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं। कैसे गिनेंगे, देखिए कितना है, जैसे सिंपल सा है, जैसे आपने एक टाइम में सुबह के टाइम आपने 4 रोटी खाई, ठीक है, इसके साथ ही आपने सब्जी खाई, सलाद खाई, सलाद के साथ में आपने कुछ और ले लिया, मान लिया मीठा ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका वेट देखिए, इसका वेट देखिए, इसका वेट देखिए और इसका वेट देखिए। ये रोटी क्या है, कार्ब है, और इसमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है। कार्ब में क्या होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, बहुत माइन्यूट मात्रा में फैट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन सब्सटेंस क्या है, कार्ब और प्रोटीन। तो इससे कितनी मिलनी है, 4 + 4.5 बटे, यानी कि इसे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो इसे ये 4.2 है, ये 4.5 है, तो ये इसको कितना मान लूँ मैं, 9 मान लेते हैं। तो इसे इससे डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, वही लगभग इतना ही आता है, ठीक है। तो इतना आने का मतलब क्या है कि आपने जितनी, जैसे मान लिया 4 रोटी का कितना वेट है, जैसे मान लिया इसका वेट कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का मतलब क्या है, सीधा 450 कैलोरी मिल गई, ठीक है। सब्जी का वेट तोलिए, इसमें पानी भी है, पानी इसमें भी है, ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें लगभग 80 से 85% पानी होता है। फिर उसमें देखिए कितना वेट है, उसे फिर 4.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और निकालिए कितनी कैलोरी हो गई। जैसे मान लिया आपने यहाँ 50 ग्राम लिया, तो 50 ग्राम का मतलब क्या है, लगभग 200 कैलोरी आपने यहाँ से ले ली। तो 4 और 2 6, तो कितनी कैलोरी होगी, 650 कैलोरी। अब ये आपने ये ले लिया, मान लिया 100 ग्राम ये आपने मीठा खाया, इसमें कितना कार्ब है और इसमें क्या है, फैट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 100 ग्राम में मान लिया 60 ग्राम फैट है और 40 ग्राम कार्ब है। तो 4 और 16 160, तो ये हो गई, और कितना 36 360 ये हो गई। तो ये कितना होगा, 3 और 1 4, 4 और 520, तो इसमें 520 जोड़ दीजिए। तो 520 जोड़ा कितना होगा, 6 और 5 11,
और 5 और 2 7। तो कितनी कैलोरी ले लिया आपने? 1170 कैलोरी। तो आपने 1170 कैलोरी लेके क्या कर लिया? आपको चाहिए कितनी? 1000 कैलोरी। अब कितनी बची? 170। तो ये जो 170 कैलोरी है ये किस में बदल जाएगी? ये ग्लाइकोजन में। ये किस में बदलेगी? ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर के आसपास जमा हो जाती है। और आप जब रोज खाते रहते हैं 170 कैलोरी रोज ऐड करते रहते हैं, रोज ऐड करते रहते हैं, तो ये इस 170 को 9 से भाग कर दीजिए। तो कितना हो गया? 9 दूनी 18 के लगभग 20 ग्राम बैठेगा। तो डेली आप 20 ग्राम फैट कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर। तो 20 ग्राम फैट आपका एक दिन में बढ़ेगा। तो 20 ग्राम जब एक दिन में बढ़ेगा तो 30 दिन में कितना बढ़ जाएगा? 600 ग्राम। यानी कि आप आधा किलो से ज़्यादा वेट लेकर एक महीने में आगे निकल जाएंगे। 2 महीने में आपका 1 kg बढ़ गया। फिर ऐसे 4-5 महीने में 4-5 किलो बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला। ये तो एक टाइम का है। अब आपने दोपहर को दूध भी पी लिया, उसमें कैलोरी है। फिर चाय पी ली, उसमें कैलोरी है। फिर आपने कुछ और खा लिया, उसमें कैलोरी है। रात को डिनर कर लिया, उसमें कैलोरी है। तो आप एक दिन में लगभग 50 ग्राम अगर एक्स्ट्रा कैलोरी यानी कि एक्स्ट्रा फैट जमा कर रहे हैं तो आप धीरे 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 महीने में 1-2-3 किलो वजन ऐड कर ले जाते हैं। तो आप इसको कम करके, ये जो है 170 निकला है, ये इसको कम करके डेली आप अपना वेट कम कर सकते हैं। यानी कि आपकी ये कैलकुलेशन 1000 से कम आ जाए, यानी कि 950 आ जाए। तो 50 कैलोरी आपने कम लिया, तो 50 कैलोरी को फिर खाने में बदल लीजिए और फिर उसको कम करके आपकी बॉडी से फैट धीरे धीरे निकल जाता है। तो ऐसे ही डाइटिशियन यही कैलकुलेशन करता है। और फिर जो आपका जो वेट बढ़ाने वाले हैं वो भी यही कैलकुलेशन करते हैं। आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, आप खाएंगे तो बॉडी में वेट बढ़ेगा, कम बताएंगे तो आपकी बॉडी का वेट कम होता चला जाएगा। और कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोटीन, फैट और आपका जो कार्ब है उसका जो कैलकुलेशन है कैसे काम करता है आपने समझा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके की क्लासों के लिए, और बिल्कुल कंसेप्ट तरीके से हमने आपको समझाया है। अब न्यूट्रिशन में आपका वाइटामिन्स और कुछ वाइटामिन्स बचे हैं और आपके कुछ मिनरल्स बचे हैं, उन्हें पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। आपको धन्यवाद।